हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस गणित की लेक्चर सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कुछ प्रश्न और हल करके देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापम की विगत एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आप सभी को पता है व्यापम अपने अधिकतर प्रश्नों को रिपीट करता है। तो आज के वीडियो में हम आज कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर से रन स्टडी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हमारे पास जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मोटर कार का पहिया 440 मीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास मीटर में निकालना है। ठीक है, यह प्रश्न आपको यदि कॉन्सेप्ट इसका पता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 से 25 सेकंड लगेंगे। यदि आपको इसकी एक मेथड पता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, वो आपको दोनों सिखाऊंगा मैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। तो देखो, एक पहिया है कार का, उसको जाना है 440 मीटर। कितना जाना है उसको? 440 मीटर की दूरी उसको तय करना है। और कितने चक्कर लगा रहा है वो? 440 मीटर जाने में 1000 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो देखो 1000 चक्कर लगा रहा है, 440 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर का मान निकाल लो। तो 440 बटे 1000। ठीक है, ये एक शून्य से एक शून्य काट दो, कितना आ जाएगा आपका है? 0.44 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में कितना जाएगा वो? 0.44 मीटर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? देखो क्या करना है, 1000 चक्कर लगाता है तो 440 मीटर जाता है, तो एक चक्कर लगाने में 0.44 मीटर जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी टायर है, कोई भी चक्का है, कोई भी पहिया है, तो यदि अपना एक चक्कर लगा रहा है तो क्या होगी? उसकी परिधि होगी, परिमाप होगा। तो ये हमारा एक चक्कर क्या आया है? ये परिधि आई है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी आकृति का एक चक्कर लगा दो तो उसका क्या होता है? परिमाप होता है। वृत्त के केस में, सर्कल के केस में उसको परिधि कहते हैं। अब परिधि क्या होती है? तो परिधि होती है 2πr होती है। अभी हमने परिधि क्या निकाली है? जो हमारी एक चक्कर परिधि आई है तो कितनी आई? 0.44। ठीक है, अब देखो 2π का मान आप सभी को पता है 22/7 होता है। r की जगह ये बराबर 0.44। ठीक है, ये बड़ी मेथड से बता रहा हूँ, बड़ी मेथड से भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा r का मान 0.07 मीटर। कितना आएगा? 0.07 मीटर आएगा, बराबर। तो देखो ये आपके पास आई है, r मतलब होता है त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी आई है? 0.07 मीटर आएगी। अब व्यास कैसे निकालेगा? तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। मतलब जो आपका r आया उसमें 2 का गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। तो 2 गुणा 0.07 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.14 मीटर। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? 0.14 मीटर। आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये करने में इतना समय लग जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप हमेशा इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको एक चक्कर तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो 440 मीटर जाता है, 1000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में ये 44.44 मीटर चलेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 7 44 154, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? 7 44 154। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले देखो, ये है त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? परिधि है। ये वृत्त के केस के लिए, ठीक है, परिधि है। और ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। आप ध्यान रखना, यदि त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। अच्छा, हम लोग त्रिज्या को कैसे मापते हैं? यूनिट का बड़ा खेल है। यदि आपको यूनिट आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन को हवा में कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है, परिधि को भी हम लोग मीटर में मापते हैं और क्षेत्रफल को अपन मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी क्षेत्रफल होता है तो हम उसको मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, समझाते समय टाइम लग रहा है, लेकिन ये समझ गए ना तो आपके बाकी के क्वेश्चंस
चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिज्या मतलब मीटर। अब देखो इसमें मैं 2 का गुणा करता हूँ, ये 7 में मैं क्या करता हूँ 2 का गुणा करता हूँ, कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी मेरे को 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 44 में मैं 2 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर मेरे को किसका गुणा करना है 2 के स्क्वायर का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? मीटर स्क्वायर होती है। इसलिए अपन इसमें यदि 2 का गुणा करते हैं तो इसमें भी 2 का गुणा करना है, क्योंकि इसमें तो कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सीधा m दिख रहा है। तो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 2 के स्क्वायर मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसमें 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 616 आ जाएगा। इससे हमको ये समझ में आया है आपको अधिकतर जो वृत्त के क्वेश्चन होंगे लगभग आपको 98% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 7 और उसके गुणज के रूप में आते हैं। जैसे आपको त्रिज्या देगा 7, ठीक है, या आपको त्रिज्या देगा 14, या आपको त्रिज्या देगा 21, ठीक है, या आपको 28 देगा, या आपको 3.5 देगा। 3.5 देगा तो 7 में क्या करना है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके 3.5 आता है। परिधि को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 के वर्ग से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसको जब इन लोगों को 2-2 से कर रहे तो इसको जिससे भी कर रहे उसका वर्ग लेके उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है हमारे साथ, हमको ये परिधि हमारे पास आ गई है 0.44। देखो ये 44 जैसा दिख रहा है। यदि परिधि आ रही है 44 तो त्रिज्या कितनी आएगी हमारी 7 आएगी। त्रिज्या कितनी आएगी हमारी 7 आएगी। अब व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो 7 गुणा 2 कर दो, कितना आ रहा है 14 आ रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा था, तो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये आपका उत्तर आ गया। यदि आपको ये याद है तो आप देखते से आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर एक बार 3 का भी करके बता दो। चलो ठीक है, 3 का भी करके बता देते हैं। देखो इसमें हम लोग 3 का गुणा करते हैं, इसमें हम लोग 7 में 3 का गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 7 में 3 का गुणा करना है, आप सभी को पता है 7 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसके बाद अपना जो 44 है, ये जो परिधि है, इसमें भी हम लोग 3 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, आप 44 में 3 का गुणा करोगे तो 44 में आप 3 का गुणा करो कितना आएगा 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान रखना, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 3 के स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 154 में 9 का गुणा कर दो तो 1386 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1386 आ जाएगा। देखो आपको यदि बोलता है एक आपके पास वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 21, तो बताओ भाई उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप रखते से उड़ा देना, आपको सिर्फ 7, 44, 154 याद होना चाहिए। अब बोला है एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई देखो हमको मालूम है 7 में 3 का गुणा करूंगा तो 21 आ जाएगा, मतलब 3 गुना हो रही है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 9 गुना होगा। ये लगा दिया उड़ा दिया, 154 में 9 का गुणा करा, ये आपका उत्तर आ गया। आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 21 है, बताओ उसकी परिधि कितनी होगी। रखते से उड़ान, देखो 7 में 3 का गुणा कर रहे तो परिधि में भी 3 का गुणा 132। तो इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आया आपको समझ में? यदि नहीं आया हो तो एक बार डबल से देखना, और उसके बाद भी नहीं आया हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था व्यापम की। अजय अपनी आय का 45% किराना सामान पर खर्च करता है। करने दो, महंगाई हो गई, भयानक महंगाई हो गई के कारण किराने सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। मतलब जो किराना सामान लाता था उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। होने दो, अजय के आय में भी 12% की वृद्धि हुई। चलो महंगाई बढ़ी है तो कहीं सरकारी नौकरी में शायद पुलिस होगा, तो उसकी पुलिस की हालांकि पेमेंट नहीं बढ़ती है, पुलिस में नहीं है। ठीक है ना। तो अजय की आय में 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, जितनी वस्तुएं वह पहले खरीदता था उतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए अब उसे नए आय का कितना प्रतिशत खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अजय अपनी आय का 45% खर्चा करता है। उसकी आय दी है क्या हमको, कहीं ना कहीं उसकी आय दी है क्या, नहीं दी है। यहाँ पे कोई पैसे की बात करी है क्या, सब परसेंट दिया, कोई पैसे की बात नहीं करी। तो माना उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय अपन मान लेते हैं 100। उसकी आय कितनी है 100 है। ठीक है,
अब वो किराने पे खर्च कितना कर रहा है, तो देखो भाई किराने पे कितना खर्च कर रहा है वो, तो किराने पे खर्च कर रहा है वो 45। किराने पे कितना खर्च कर रहा है 45, क्योंकि 100 का 45% 45 ही होगा। अब क्या हो रहा है, अब महंगाई हो गई। क्या हुआ, महंगाई हो गई। तो महंगाई होने के कारण अजय की जो किराना सामान लेके आता था उसमें 20% की वृद्धि होगी। तो आप 45 का 20% निकाल दो। 45 का 20% कितना होता है, ठीक है। ये परसेंट 20% निकालने के लिए अपने को पेन उठाना नहीं है। यहां बता दूं, यदि आपको इसका 10% निकालना है, यदि आपको ये 45 का 10% निकालना है, तो ये इधर से इस साइड से एक पॉइंट लगा दो। जैसे ये 45 लिखा है, इसका आपको 10% निकालना है, तो ये पॉइंट लगा दिया, ये 10% निकल गया, ठीक है। इधर से एक पॉइंट लगा दिया, 10% निकल गया। हमको 20% निकालना भाई, 10% 4.5 है, तो 20% 4.5 और 4.5 कितना होगा, 9 होगा। तो उसका खर्च कितना बढ़ गया है, 9 बढ़ गया है। पहले उसका खर्च कितना था, 45 था, अभी उसका खर्च कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 रुपए हो जाएगा, बराबर। ये आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, नहीं आ रहा है तो 45 का आपको 20% इस प्रकार से निकालना है। अब ये दिन गए, ठीक है, ये दिन 2018 तक, 16, 17, 18 तक थे, उसके बाद ये दिन चले गए। अब आपको थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अजय जो है उसके जो खर्च है किराने का सामान, उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 54 हो जाएगा, ठीक है। 45 का 20% 9 जोड़ दिया, 54 रुपए का सामान आएगा। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। पहले उसको 100 रुपए मिलते थे, अब उसको कितने मिल रहे, 112 रुपए मिल रहे, बराबर। तो आपके पास नई आय आ गई, आपके पास नया खर्च आ गया उसका। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए अब उसे नए आय का कितना प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो नए आय का उसको कितना प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा, तो देखो नया आय क्या है, 112। 112 का कितना प्रतिशत खर्चा करे कि 54 हो जाए, ठीक है, क्योंकि खर्चा उसका कितना है, 54 हो रहा है अभी। तो 112 का कितना प्रतिशत, 54 है, ठीक है। प्रतिशत यदि हटाते हैं, प्रतिशत यदि हम लोग हटाएंगे, आपको इतना लिखना नहीं है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, आप सभी को पता है, और ये 54, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं, आराम से इसको काट सकते हैं। चलो काट लेते हैं, अलग पेन ले लेते हैं। तो काटेंगे कैसा, आराम से काटो, आपको जैसा काटना है वैसा काटो। आप ये जितनी प्रैक्टिस करोगे काटने की, ठीक है, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। तो हम लोग इसको काट देते हैं। ये कट जाएगा 2 से 56 बार, ये कट जाएगा 27 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो हो जाएगा 2700 बटे में 56, बराबर। फिर इसको काट लेते हैं। तो काटेंगे तो देखो किससे काट ले अपन, इसको 4 से काट लो। 4 से काट लेंगे, ये कितनी बार जाएगा, तो ये 675 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 675 बार जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो 14 चौक 56 होगा, ठीक है, 14 चौक 56 होगा, और ये 675 बार जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 675 बटे 14। अब आपको इसको भी काटना है, अब इसको आप आराम से काट सकते हैं। तो 675 बटे 14 आप लिखोगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो देखो 14 चौक 56, बराबर। उसके बाद बची कितनी आपके पास, 11 बच जाएगी, 115 हो जाएगा। 112 आता है 8 बार में, बचेगी 3 बटे 14%, ठीक है। आपको इस प्रकार से इसको करना है, ठीक है ना। आपकी काटने की स्पीड हाई कब होगी, स्पीड कब आएगी आपके पास, अच्छी स्पीड कब होगी, जब आप बार बार ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, भले भैयू क्वेश्चन हो, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, लेकिन आपको उससे काटना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या मालूम क्या बोलता है, देखो एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अच्छी बात है, बेचो। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीद कर तथा 10.5 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो ये प्रश्न एग्जाम में व्यापम में पूछा जाता है, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। हर 1-2 पेपर के बाद यह वाला प्रश्न आपको व्यापम की एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करना कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसा बोल रहा है वैसा करो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जीवन में किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है। जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो कितना होता है, 100% होता है। बोल नहीं रहा 100 रुपये होता है।
अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। उसके ऊपर आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपका प्रॉफिट है। तो देखो जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका? 100 है, मान लो 100, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पर अपन ने 100 मान लिया। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। देखो 100 की चीज थी, उसको 25% लाभ पे बेच रहा है, तो 100 का 25% कितना? 25। तो उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। लेकिन अब क्या हो रहा है, यदि वह इसे 20% कम पे खरीदे, तो मतलब देखो अभी उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। बोल रहा है वह इसे 20% कम पे खरीदे, तो हमने 100 की खरीदी थी, तो 20% कम निकाल दो, तो ये क्रय मूल्य दूसरा निकाल दिया, ये पहला मान लो, ठीक है। क्रय मूल्य पहला, ये विक्रय मूल्य पहला, तो ये क्रय मूल्य हमने दूसरा निकाला। देखो वह इसे 20% कम पे खरीदे, पहले हमने इसको 100 रुपए में खरीदा, इससे 20% कम लाओ, तो 100 का 20% कितना? 80, मतलब हमने 80 रुपए में उसको खरीदा, ठीक है। खरीद कर 10.5 रुपए कम में बेचो, चलो ये बात की बात है। परसेंट देखो, बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 30% का लाभ। मतलब 80 रुपए में लाया, अब उस पर 30% का लाभ कमाएगा, तो 80 रुपए का 30% निकालो। तो देखो मैंने बताया 10% कितना होगा? इधर से एक पॉइंट लगा दो, 8 8 तिया 24, 8 तिया 24 मतलब 24 रुपए का लाभ होगा। तो 80 में आप 24 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 80 में आप 24 जोड़ोगे 104 हो जाएगा। तो ये आपका विक्रय मूल्य दूसरा वाला कितना आया? नया विक्रय मूल्य 104 आया। कितना आया? 104 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य 104 है, ये विक्रय मूल्य कितना है? 25 है। इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? तो इनका अंतर 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? इनका अंतर 21 आ रहा है, ठीक है। अब देखो पैसे में कितना अंतर आ रहा है? रुपए में, तो देखो 10.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.50 रुपए आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा, ये समझ गए तो क्वेश्चन आराम से आप उड़ा सकते हो, सिर्फ समझना है। और अपन इंसान है, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि किसी भैंस को समझाना है तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि भैंस को कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है ना। और अपन तो इंसान है, अपन आराम से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो इसका अंतर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, और इनका अंतर देखो कितना आ रहा है? 10.5 आ रहा है। तो यहां हम लोग लिखेंगे 21 बराबर 10.5, ठीक है। खड़ी भाषा में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा हुआ है हम लोग वैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं है। जिसमें हमने पढ़ा है, जिसमें नॉर्मल इंसान को मजा आता है, उसी में हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे हमारी कोचिंग में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का मजा उसमें ही है जो अपनी लैंग्वेज में पढ़े, ठीक है। तो 21 बराबर 10.5 रुपए, हमारा क्रय मूल्य कितना था? तो 100 था, तो 100 बराबर कितना, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, ठीक है। ये हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा 10.50 गुणा 100। देखो ये आपको बाद में करना नहीं है, ये यहीं की यहीं भी कटते, मैंने बताया था आपको। लेकिन अभी आप कर सकते हो, अभी क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत करिए, नया चीज है, तो आप लोग अभी तिर्यक गुणा सिखा रहा हूं, बाद में इसको हवा में काटेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। ये x को इधर रहने दो, 21 को बटे में लिया, इधर गुणा में तो भाग में आएगा, 21 से कम 21, लो 5 बार काट दिया, 5 बार काट दे, और ये शून्य बावा, तो यहाँ पे इसको लगा दिया, ये आ गया आपका 50 रुपए, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपए था। फिर से एक बार समझा देता हूं, देखो समझ में आना चाहिए, भले इसमें 5 मिनट लग रहे, 10 मिनट लग रहे, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी जो भी समझ रहे हो ना, उसको अच्छे से समझना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, बेचने दो। यदि वह इसे 20% कम पे खरीद कर 10.5 रुपए कम में बेचे, तो उसे 30% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो देखो कोई भी चीज का क्रय मूल्य कितना होता है? 100 रुपए होता है। कितना होता है? 100% होता है, ठीक है ना। 100% होता है। अब देखो इस पे 25% का वो लाभ कमा रहा है, तो 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो अपन ने विक्रय मूल्य 125 लिख दिया। अब कंडीशन क्या आ गई कि वो इसे 20% कम में खरीद के ला रहा है, उसको कोई दूसरा दुकान वाला मिल गया 20% कम में दे रहा, तो 20% कम में ला रहा। पहले 100 में ला रहा था, अब 80 में ला रहा है, ठीक है। और 10.5 रुपए कम में बेच रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो देखो उसको 30% का लाभ होता है, तो 80 में लाया और 30% का लाभ कमा रहा है। 30% का लाभ कमाएगा तो 24 आएगा, 80 में आप 24 जोड़ोगे 104 आएगा। पहले 125 में बेचता था, अब 104 में बेच रहा, ठीक है। पहले 125 में बेचता था, अब 104 में बेच रहा, और जबकि पहले की कीमत से भी उसने 10.5 रुपए कम कर दी। यहाँ बोला उसने पहले से 10.5 रुपए कम में बेचता है। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा? रुपए में 10.5 रुपए आ रहा।
और देखो हमारे हिसाब से यहाँ कितना आ रहा, 21 आ रहा है, तो हमने लिखा 21 बराबर 10.5, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 बराबर कितना, देखो 100 बराबर कितना, इसको इधर फेंका, ये इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका, उसके बाद हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है ना, और यदि आपको 4000 पोस्ट में अपनी नौकरी पक्की करनी है तो आपको कठिन चीजें भी सीखना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि मैं सरल सरल पढ़ लूँ, तो सीधी बात है, आप खुद को भी पता है कि कंपटीशन हाई है, बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हो। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखो कितना जहरीला प्रश्न है। ठीक है, कोई जहरीला नहीं है, दिखने में जहरीला है, इसको आराम से उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, एक व्यक्ति 12% की हानि पर एक टेबल और 19% के लाभ पर एक किताब बेचता है। वाह यार, टेबल 12% की हानि पे बेच रहा और किताब 19% के लाभ पर बेचता है। यहां तक हमको समझ में आ गया। इसको समझो, वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है वो दिमाग में समझो, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने दिमाग में समझ में आ गया तो फिर ना इसको अपन खुद हल कर सकते। कोई फार्मूले किसी की जरूरत नहीं, अपन आसानी से इसको हल कर सकते। तो एक व्यक्ति है 12% की हानि पर एक टेबल को बेचता है, नुकसान हो रहा 12% का, और 19% के लाभ पर एक किताब को बेचता है, तो उसको 160 रुपए का लाभ होता है। मतलब ऐसा करने पर उसको 160 रुपए का लाभ होता है। यदि वह 12% के लाभ पर टेबल को बेचे, अब टेबल को लाभ पे बेच रहा 12% के, और 16% की हानि पर किताब को बेचे, ठीक है बेचने दो, तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। ठीक है ना, तो एक किताब का मूल्य ज्ञात करें तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो अब क्या बेच रहा है, वो टेबल बेच रहा है, क्या बेच रहा है, वो टेबल बेच रहा है, और क्या बेच रहा है, इधर किताब बेच रहा है, टेबल और किताब बेच रहा है। ठीक है, तो टेबल को 12% की हानि पे बेचता है, तो 12% की हानि लिख दो, हानि मतलब नुकसान, हानि मतलब नुकसान, तो माइनस में लिख देता हूं। 12% की हानि पे टेबल को बेच रहा है, टेबल को 12% की हानि पे बेच रहा है, बराबर। देखो यहां डबल से लिख देता हूं मैं, ये 12% की हानि पर किसको बेच रहा है, वो टेबल को बेच रहा है। जितने का भी लाया था, मान लो टेबल T रुपए का लाया था, तो उस पर 12% की हानि हो रही है उसको। ठीक है, लिखने के, ये समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक टेबल था, उसके पास T रुपए का लाया था, उसमें 12% की हानि होगी, माइनस में लगा दिया मतलब हानि हो गई। 19% के लाभ पर किताब बेचता है। ठीक है, किताब K रुपए की लाया था, उस पर 19% का लाभ हो गया, तो प्लस 19% लिख दिया। अब ऐसा होने पर उसको कितना क्या हो रहा है, 160 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो देखो यहां लिख सकता हूं -12T/100% हटाया, प्लस में 19K/100 बराबर 160। ठीक है, अब क्या होगा, -12T प्लस 19K बराबर 16,000। कहां से आ गया, ये 2 शून्य नीचे कॉमन, देखो दोनों के हर समान है, बाहर खींच के इधर फेंक दो, ये फेंक दिया। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई है, ये आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई है। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, यदि वो 12% के लाभ पर टेबल को बेचे, देखो ये आपको समझा दिया, अब लिखूंगा नहीं। 12% के लाभ पर टेबल को बेच रहा है, लाभ है ना, इसलिए प्लस, टेबल को 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, डायरेक्ट बता रहा हूं। 16% की हानि पर किताब बेचता है, हानि हो रही किताब पे, -16 किताब का K/100, तो उसको 40 रुपए की हानि होती है, 40 रुपए की हानि होती है, तो -40। ठीक है, इसको 3-4 प्रकार से कर सकते हैं, जो दिमाग में आ जाए उससे कर दो स्पीड में। पेपर में ऐसा नहीं है कि एक मेथड याद है उससे करेगा, जो दिमाग में आ जाए पढ़ते से उससे कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 12T - 16K बराबर माइनस का 4000। 2 शून्य कहां से आ गए, देखो हर समान है, निकालो फेंको, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन आ गई, हमने 10वीं तो सबने पास करी है, 10वीं नहीं पास करी तो फिर पुलिस का फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है ना, तो 10वीं सबने पास करी, हमने विलोपन विधि पढ़ी है, तो देखो 2 इक्वेशन दिखती है तो उनको घटा देते हैं। देखो ये दूसरे पेन ले लेता हूं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये -12T प्लस 19K बराबर 16,000। अब ये दूसरी इक्वेशन क्या है, 12T प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, -16K
बराबर -4000। विलोपन विधि लगा देते हैं पेन चेंज करके। देखो ये माइनस का 12t, ये प्लस का 12t। तुम जाओ 19 में से 16 गई 3 के, 16,000 में से 4,000 गए 12,000। ये 3 चौक 12, तो के का मान कितना आया? 4,000 आया। कितना आएगा? 4,000 आएगा। और यही तो हमारा उत्तर है। उसने पूछा एक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। 2 किताब का बोलता तो इसमें 2 का गुना मार देते, 4 का बोलता 4 का मार देते, 100 का बोलता 100 का मार देते। समझ में आया? यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान है पेपर निकालना, ठीक है ना। आप आराम से निकाल सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो। अपने आप को कभी छोटा मत समझना, ठीक है, क्योंकि भगवान ने सभी को 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का दिमाग दिया हुआ है, किसी के साथ में कम नहीं दिया है, ठीक है। अपने ऊपर अपन कितना चलाएगा, और सब चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। कभी ये नहीं बोलना कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे कितना कठिन क्वेश्चन है, करो ना 10 बार करो, गलत करो 10 बार करो, बाकी 11वें बार में तो सही होगा ना। और जो 10 बार गलत करा उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगे? जब आप 10 बार गलत करोगे। उसके बाद आप जब 11वीं बार में सही करोगे ना, तो आपको ये लगेगा, आपको जो 10 गलतियां है, 10 बार जो गलत कर रहे थे, आपको समझ में आएगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्यों नहीं करना है, वहां पे वो भी समझ में आएगा, ठीक है ना। मेरे से आप व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन पूछो तो कम से कम उसको अपने आप से पूरा ट्राई करना है ना, 100% लगाना। उसके बाद यदि नहीं बने तो व्हाट्सएप पे पूछना, ठीक है। डायरेक्ट की क्वेश्चन देखा, बड़ा सारा दिख रहा है, हल भी नहीं करा, 1-2 बार करके देख लिया और मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ रहे, तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दूंगा। आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि सर मैंने इसको 5 बार करा, 6 बार करा, उत्तर नहीं आ रहा है, अब आप बता दो इसको कैसा करना है, ठीक है। और यदि 5-6 बार, मैं बोल रहा हूं आपसे 10 में से कम 7 क्वेश्चन ऐसी बन जाएंगे जो आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछने वाले रहोगे। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको बताया, इस टेक्निक से करोगे ना, तो आप वो 10 में से 7 खुद ही कर लोगे और 3 ज्यादा से ज्यादा 3 पूछोगे, ठीक है ना। बढ़ते आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जो भी बोल रहा है अच्छा बोल रहा है। देखो अगला प्रश्न बड़ा जहरीला है, ठीक है। इसको 2 मेथड से करेंगे। एक तो इसको करेंगे एक आम जिंदगी से, ठीक है, उसके बाद करेंगे मेंटोस जिंदगी से, ठीक है। तो पहले आम जिंदगी से करते हैं, ठीक है। आम जिंदगी से देखना कैसा हो, क्योंकि आना दोनों प्रकार से चाहिए आपको, ठीक है। टेक्निक से भी आना चाहिए, ऑप्शन से भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन पढ़ के मैं कैसा हल करता हूं, मतलब पढ़ते से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है ना। फिर उसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, 25 पास हो रहे, 4 फेल हो रहे, ठीक है। यदि 5 छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, इसमें लिखा हुआ यदि 5 और छात्र परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तथा अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या पहले से 2 कम होती है, तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22:3 होता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, क्या है। तो देखो इसको समझना है क्वेश्चन को। ये बोल रहा है एक कोई भी स्कूल है, परीक्षा है, वहां पे परीक्षा हुई, तो वहां पे पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात कितना है। तो अनुपात है, ये पास वालों का है। डायरेक्ट अपन उत्तीर्ण नहीं लिखते, डायरेक्ट पास फेल। अपन को जो आसान लगे वो लिखो, फोकट फालतू चीज नहीं लिखना। हमको पास अच्छा लग रहा है, उत्तीर्ण मतलब पास, कौन इतना बड़ा उत्तीर्ण लिखेगा, डायरेक्ट लिखा पास। तो पास कितने हो रहे, 25। अब ये एक्चुअल नहीं अनुपात है, ये क्या है, एक्चुअल नहीं है, अनुपात है, इसलिए अपन लिख लेगा 25x। क्या लिख लेगा, इसके साथ एक राशि होना ना, तो 25x लिख लिया, अनुपातिक राशि ले ली। ये अनुपात है, एक्चुअल नंबर थोड़ी है ये, ठीक है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 है। तो पास हुए 25x, तो फेल कितने हुए, 4x हुए। अब देखो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो कुल छात्र देखो 25 पास हुए, 25x, 4x फेल हुए, तो कुल हुए 29x। हमको क्या निकालना है, परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या, मतलब हमको यही वाली चीज तो निकालना है, 29x का मान निकालना है अपने को, बराबर। अब क्या बोलता वो, जो भी बोलता बोलने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को। वो बोल रहा है यदि 5 छात्र और आ जाए, आन दो, तथा फेल होने वाले छात्रों की संख्या पहले से 2 कम हो,
फेल होने वाले छात्रों की संख्या पहले से 2 कम हो तो कर देते। पहले कितने फेल हो रहे थे? 4x फेल हो रहे थे ना। अब देखो क्या बोल रहा, फेल होने वाले छात्रों की संख्या पहले से 2 कम हो, लो इसमें से 2 घटा दो। उसने बोला 2 कम हो, उसने अनुपात थोड़ी दिया, ये 2 छात्र दे दिए। तो पहले 4x फेल हो रहे थे, उसमें से अपन ने 2 कम कर दिए। ठीक है, अब पास कितने होएंगे? तो देखो 25x तो पहले पास हो ही रहे थे। ठीक है, यहां से जो 2 अपने कम कर दिए, 2 कम फेल कर रहे, 2 कम फेल कर रहे, इसका मतलब वो पास तो हो रहे होंगे ना। जो 2 कम फेल करे तो मतलब वो पास हो गए, तो इसमें 2 जोड़ दिया। अब जो 5 आए हैं, वो 5 कहाँ गए? ये आए 5, वो 5 आए तो 5 भी तो पास ही होएगा ना, वो 5 को भी पास करवा दिया। तो देखो अब पास होने वाले कितने हो गए? 25x + 7। ठीक है, हो जाएगा। और फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 4x - 2। अब इनका अनुपात, इन दोनों का अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। ठीक है, तो 25x + 7 और अनुपात मतलब भाग में ले लो इनको, तो 4x - 2। और जब ऐसा सब कुछ होने के बाद अनुपात 22:3 हो जाता है, तो लिख दो 22:3। अब क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, ये 3 को इधर फेंको, 25 तिया 75, 25 तिया 75। अभी ये आम जिंदगी चल रही है अपनी, इसके बाद मिनटोस जिंदगी आएगी। 25 तिया 75, 7 तिया 21 बराबर 22 चौक 88x और 22 दूना 44, माइनस का 44 आ जाएगा। ठीक है, देखो 75 इधर गया, 88 में से 75 गया तो 13x। ये माइनस का 44 इधर आएगा तो 21 और 44 कितना हो जाएगा? 65। और भाई अब तो मालूम है 13 पंजे 65, कितना सरल, 5 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अभी उत्तर नहीं आया, हमको पूछा है कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र कितने थे? 29x थे, तो 29, x का मान 5 रखो। 29 का पड़ा 10 बार लोगो 290, नहीं लेना 290, 290 का आधा करो 145, तो 5 बार में 145। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, सही हो गया। तो समझ में आया करना कैसे है। ठीक है ना, आपको एक बार और देखना हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और देख लो। ठीक है, ये थी आम जिंदगी। अब होगी मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी मतलब आम जिंदगी जैसी है, पर थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। अब देखो मेंटोस जिंदगी में अपने को करना क्या है? सबसे पहले लास्ट में परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ देखो शुरुआत में पास और फेल होने वाले कितने थे? 25 और 4 29, मतलब 25 पास हो रहे थे और फेल कितने हो रहे थे? 4 फेल हो रहे थे, तो टोटल 29। अब ऑप्शन में से ऐसी कोई सी भी संख्या ढूंढो जो 29 से कट जाए। तो सीधी सी बात है, 29 से कटने वाली संख्या पहली नजर में मेरे को 145 दिख रही है। ठीक है, अभी उत्तर नहीं आया है भाई, क्योंकि 2 संख्या भी हो सकती है 29 से कटने वाली। ठीक है, यहाँ पर तो 1 संख्या है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया है ना, ये मेंटोस जिंदगी डायरेक्ट हो गया है। ठीक है, पर अपने को थोड़ा सा वेरीफाई भी करना है, नहीं तो मालूम पड़े चले तो सुपर, नहीं तो चारों टायर ऊपर। यदि किस्मत चली तो सुपर, नहीं तो अपने जीवन के चारों टायर ऊपर। 1 नंबर से फेल होना और जीवन भर सिलेक्शन नहीं होना, इसलिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना, 2 घंटे देता है वो। ठीक है ना, तो देखो 25 और 4 29, तो ऐसी संख्या अपन ने ऑप्शन से उठाया। ऑप्शन से अपन ने क्या लिया? ऑप्शन से अपन ने लिया है 145। माना वहां 145 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 145 बच्चे थे। तो पास कितने हुए? पास देखो, पास वाले 145। ठीक है, उसमें से पास कितने हो रहे? 25। अनुपात में 25 पास हो रहे, टोटल कितना है? 29। इससे काटा, ये कितना? 5 बार, 25 पंजे 125। पास कितने हुए? 125 पास हुए। तो भाई फेल कितने हुए होंगे यहाँ पर? तो फेल हुए हो गए आपके 20 बच्चे, क्योंकि करना 145 है। जब 125 पास हो रहे तो 20 फेल हुए। अब क्या बोल रहा वो? 2 कम फेल हुए। अब क्या बोल रहा वो? यदि 5 छात्र और आ जाए, 5 छात्र और आन दो, और पहले से 2 छात्र कम फेल हुए, तो पहले 20 फेल होते थे, 18 फेल करवाओ। अब वो जो 2 छात्र कम फेल हो रहे तो पास ही हुए होंगे, तो 125 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 127। जो 5 छात्र आए हैं वो भी तो पास हो रहे, तो 27 में 5 और जोड़ दो तो 132। आप इन दोनों को काट के देखो, तो देखो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, बची कितनी? 2 बच गई, सॉरी अपना 1 बच जाएगी, तो 6 दूनी 12।
देखो अनुपात आ रहा क्या, 22:3 बैठ गया, ठीक है ना। तो ये थी मेंटोस जिंदगी। आराम से इसको आप इसे कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब देखो अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न बड़ा कॉमन प्रश्न है, व्यापम की एग्जाम में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा और पुलिस की एग्जाम में भी आपको कम से कम 2 से 3 सेट के बाद प्रत्येक सेट में देखने को मिलेगा, 2 से 3 सेट के बाद, ठीक है। समांतर श्रेणी चलती है, 2 सेट के बाद पूछेगा, फिर 2 सेट के बाद पूछेगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है पानी से भरे हुए किसी पात्र से 9 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह दूध भर दिया जाता है। भयंकर, मतलब एक पानी का बर्तन है, उसमें 9 लीटर पानी निकाला और उसकी जगह 9 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है, उसकी जगह दूध भर दिया जाता है। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें फिर इतना दूध भर दिया जाता है। मतलब करना क्या चाह रहे समझ नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो भी है अपने को क्वेश्चन करने से मतलब उसको जो भी करने दो फुकट है। दूध भर दिया जाता है। अब पात्र में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 16:9 है। तो पात्र की धारिता ज्ञात करो। मतलब शुरुआत में पात्र में कितना पानी था हमको वो निकालना है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को आपको करने के लिए क्या करना है, एक बार अपन ने जो मतलब एक्चुअल वहां पर भरा हुआ द्रव है उसको बाल्टी भर के निकाला, उसकी जगह दूसरा द्रव डाल दिया, फिर बाल्टी भर के निकाला, फिर दूसरा डाल दिया। तो ये क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको आसानी से करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं फॉर्मूले का यूज बहुत कम करता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत आसानी से फॉर्मूले से हो रहा है और फॉर्मूला आसानी से अपने को याद आ सकता है, तो वो फॉर्मूला याद करने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला कम से कम यूज करना है, मतलब, ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखना प्रारंभिक मात्रा, है ना, प्रारंभिक मात्रा, फिर ब्रैकेट लगाना, यहां पर लिखना प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, माइनस निकाला, ठीक है। कोई ऑफिशियल फार्मूला थोड़ी है, अपनी भाषा का फार्मूला है, जैसा अपने को अच्छा लगे वैसा पढ़ो। बटे में प्रारंभिक मात्रा और इधर बार, ठीक है, मतलब कितनी बार प्रोसेस करी है वो लिखा है, बराबर यहां पर अंतिम मात्रा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप समझो। प्रारंभिक मात्रा मतलब शुरू में कितना था बर्तन में, जो भी द्रव था वो नहीं मालूम अपने को। प्रारंभिक मात्रा माइनस कितना निकाला वो, बटे में प्रारंभिक मात्रा, और इसकी घात क्या आ जाएगी, बार, मतलब कितनी बार ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं, बराबर अंतिम मात्रा। तो देखो यहां पर हमको प्रारंभिक मात्रा दी है क्या, नहीं दी है, तो प्रारंभिक मात्रा हम मान लेते हैं ए। कितनी मान ले, प्रारंभिक मात्रा हम मान लेते हैं ए। तो सबसे पहले प्रारंभिक मात्रा हमने ए लिख दी। यहां भी हमको प्रारंभिक मात्रा लिखना है, तो देखो ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ प्रारंभिक मात्रा माइनस निकाला, कितना निकाला, पात्र में से 9 लीटर पानी निकाल कर 9 लीटर निकाला, तो ये लिखा 9 लीटर निकाला, बटे में प्रारंभिक मात्रा। अब ध्यान देना कितनी बार, किसी पात्र में से 9 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह दूध डाल दिया। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण फिर निकालकर इतना ही दूध डाल दिया, मतलब 2 बार, तो घात लगा देंगे 2 बार, बराबर बराबर अंतिम मात्रा। तो अब पात्र में पानी और दूध का अनुपात 16 और 9 है, तो ध्यान देना, पानी और दूध का अनुपात कितना है, 16 और 9 है, कितना, 16 और 9 है। तो देखो कुल कितना है, कुल कितना मिश्रण है उसके अंदर, 16 पानी है, 9 क्या है, दूध है, टोटल कितना है, 25 है ना, टोटल कितना है, 25 है। तो लास्ट में अपन पानी कितना बचा, अंतिम मात्रा, ये जो अंतिम मात्रा आएगी किसकी आएगी, जो शुरुआत में भरा हुआ द्रव रहेगा, भले वो शुरुआत में क्या पानी से भरा हो, तो अंतिम मात्रा पानी की आएगी। शुरुआत में यदि दूध भरा है तो दूध की मात्रा आएगी, शराब भरी है तो शराब की मात्रा आएगी, जो भरा है उसकी मात्रा अंतिम मात्रा आएगी। तो अंतिम मात्रा यहाँ पर देखो, शुरुआत में पानी भरा था तो पानी की अंतिम मात्रा आएगी। पानी की अंतिम मात्रा कितनी दिख रही है आपको, ये 16। टोटल मिश्रण कितना है, 25, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 16/25 किसकी आई, ये प्रारंभिक मात्रा की, मतलब पहले का 16/25 हो गया, ठीक है ना, पहले का 16/25 हो गया है। अब देखो ए से ए रखते से उड़ाया, ठीक है। अब क्या करना अपने को, a - 9/a की घात 2 बराबर, यहां पर लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 पूरे की घात 2। अब क्या होगा देखो,
घाते समान है तो आधार बराबर होते हैं। एक चीज ध्यान रखना आपको, घाते समान है तो आधार क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो इधर कर लेते हैं साइड में। तो देखो ये घाते समान है इसकी, ऐसा काट भी दो, कोई लोग काट देते हैं, हम भी बचपन में काटते, अभी भी काट देते कभी कभी, ठीक है ना। और काटना ही अपने अपन ने जो पढ़ा वैसा करो, लेकिन वो जब घाते समान रहती है तो आधार भी समान होते हैं, ठीक है। तो आधार समान होते तो a माइनस 9 बटे a बराबर 4/5, ठीक है। 5 को इधर भेजो, 5a, ये 45 हो जाएगा, 5 का 9 में गुणा होगा तो ये 45 हो गया। 4 को इधर, ये a को इधर भेज दो तो ये 4a हो गया। अब देखो ये 4a को इधर लाओ तो निस्ता a बचेगा, ये 45 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो a का मान कितना आ रहा, 45 आ रहा ना। तो शुरुआत में पात्र में कितना पानी था, तो 45 लीटर पानी था। पात्र की धारिता कितनी है, 45 लीटर है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना है, करना कैसा है ये हमको समझना है, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो बेल का आपको आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, उसको भी प्रेस कर देना। जैसे ही कोई वीडियो आता है तो आपके पास मोबाइल में ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वीडियो आया है। जब भी समय मिले तो उसको देख लेना, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर देना कि कैसा क्या लगा है, क्या इंप्रूवमेंट करना है वो भी बता देना। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो वही बताना कि हमको सर समझ में आया, कभी बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है तो एक छोटी सी लाइन लिखने में आपको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये 999300, ये 6979 है, 66 लिखा गया, ये 6979 है ना। और आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डेली आपके पास क्विज आती है, आप वहाँ पर डेली क्विज को हल कर सकते हो। MP GK के आपको वहाँ पे प्रश्न मिल जाएंगे, उसके साथ में आपको जो भारत लेवल का GK, संविधान वगैरह, इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, खेल वगैरह, इसके प्रश्न भी आपको वहाँ डेली मिल जाएंगे। ज़्यादा भारी नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के 5-5 भी मिल जाए बहुत है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो आज की PDF है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।